नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। 18 नवंबर 2021 को जब गैजेट नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा लाया गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन की जो एक क्रेडिबिलिटी थी, जो क्रेडिबिलिटी के लिए उनको लाया गया था, क्वालिटी ऑडिट मैकेनिज्म के लिए, अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, राइट टू अच्छे एजुकेशन का प्लेटफॉर्म देने के लिए मेडिकल एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और इस जिद के कारण ये जो कानून है इसको जबरदस्ती बुलडोज करने के कारण आज की डेट में नेशनल मेडिकल कमीशन के पास सीधा जवाब भी नहीं है। आज जो मैं आपके सामने लाया हूं, इसी पॉलिसी की क्लॉज 4B की एक्सप्लेनेशन लाया हूं, जिसमें जहां वो बात कर रहे हैं लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन होस्ट कंट्री, और मैं इस पे बहुत डिटेल एनालिसिस करूंगा कि जो गैजेट कंडीशन में आप ये कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है और किसी भी कंट्री के लिए प्रैक्टिस करना, फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इनवेरिएबली इनडायरेक्टली आपने सोच लिया कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा करना है, हमें बच्चों को रोकना है, जो भी आपके मजबूरियां हों, जो भी आपके इन्फ्लुएंसेस हों, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और शायद दोस्तों आप इस कंटेंट को लास्ट तक देखिए और आप ये पाएंगे कि इस पॉइंट के थ्रू नेशनल मेडिकल कमीशन ने कितनी बड़ी इग्नोरेंस दी है, कितना इल रिसर्च है, और आगे जो भी कोर्ट केस में जब ये पॉइंट जाएगा, गैजेट नोटिफिकेशन की जो रिट पिटीशन है नेशनल मेडिकल काउंसिल की कमीशन के लिए कितना मुश्किल होने वाला है इस चीज को जवाब दे पाना। सो ये गैजेट नोटिफिकेशन 18 नवंबर को लॉन्च हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। सबसे ज्यादा पॉइंट जो रेस किया गया 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन को लेकर, जिसके कारण सबसे पहला जो पॉइंट था उसी पे लोगों का फोकस रहा। फिलीपींस वाले स्टूडेंट क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं विच इज प्री मेडिसिन, विच इज एक्चुअली अ वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। यहाँ 4.5 साल है, वहाँ 4 साल का है, और उसके कारण उनको डायरेक्ट हिट हुआ। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद एक एडवाइजरी आई जिसमें कह दिया गया कि नहीं, जो बच्चे 19 और 20 के हैं वो बैक डेट में जो आपके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उस एडवाइजरी को लागू कर दिया गया। बच्चों में बहुत भारी रोष था, बच्चों ने बहुत रिप्रेजेंटेशन किया, एनएमसी के बाहर अपने पॉइंट्स को रखा। उन्होंने बोला हमें मीटिंग चाहिए, हमने आपके गैजेट से पहले एडमिशन लिया है, हम पे टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लागू हो रही हैं। हमने 1000 बार फोन किया, हमें क्लियरली बोला गया आज हमें आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं, हमें टाइम दीजिए। नेशनल मेडिकल कमीशन से जब टाइम नहीं मिला तो प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट होने के बाद वहां पे जो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो चीफ चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अरुणा वानिकर, उनसे मुलाकात भी हुआ और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं हम रियलाइज करते हैं कि कोई भी लॉ हम इस तरह से रेट्रोस्पेक्शन में नहीं पास कर सकते, इतने बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, हम उसको जरूर आपको रिलीफ देंगे दोस्तों। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने अपने ही पॉइंट को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया और ऑफिशियल कैपेसिटी में डालने की कोशिश कर दी, इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज्ड है। काफी लोगों ने इसको एनालाइज किया, काफी सेंसिटिव मीडिया हाउसेस ने इसको हमारे पक्ष में रखा और इतना बड़ी अवेकनिंग दी बच्चों को लेकर, लोगों को लेकर कि भाई एक तरफ तो आप बात करते हैं कि यूक्रेन के बच्चे जो बाहर गए हुए हैं उनको लाके हम यहाँ सेटल करेंगे। ऑब्वियसली अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ व्हाट कैन आई से पॉपुलिस्ट मूव, बट अभी तक कुछ एक्शन ओरिएंटेड हुआ नहीं। दूसरी तरफ जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो बाहर जाना चाह रहे हैं, जिनका सब कुछ क्लियर है, उनके लिए आप जबरदस्ती के रोडे अटका रहे हैं। तो ये बच्चों की फिलीपींस की फ्लाइट रही, काफी ज्यादा रोष हुआ, ऑनलाइन पिटीशंस भी साइन हुई बच्चों के द्वारा, 10-10 हजार बच्चों ने साइन भी किया, और फाइनली हाई कोर्ट में ये मैटर गया और दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में जो फिलीपींस के स्टूडेंट थे उनके द्वारा इस गैजेट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया, और ये जो भी मैटर है कोर्ट में है, और कोर्ट ने भी फर्स्ट हियरिंग में इसको काफी सेंसिटिवली लिया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मैटर है। सो दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्योंकि अभी इस पूरे एपिसोड में क्या हुआ ना, ये मैटर ऐसा नजर आया जैसे फिलीपींस वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन का इशू है, राइट। बट समहाउ कहीं ना कहीं लोगों ने शायद बताना उचित नहीं समझा, या स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ऑब्वियसली, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। सब लोग एक पॉइंट को शायद ध्यान नहीं दे पाए, वहां पे ये पॉइंट था, और ध्यान देने के बाद भी उसको मिस इंटरप्रेट करने लगे क्योंकि उनको शायद अपने दूसरे कंट्रीज में बच्चों को संभालना है। दैट अ स्टूडेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री
in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country. तो इसका मतलब जो इंटरप्रेट किया गया कि बच्चों की जो क्वालिफिकेशन है वो उतनी होनी चाहिए जिससे कि वो वहां के लाइसेंसिंग एग्जाम के एट पार हो, देने के एट पार हो इन कंपैरिजन टू द लोकल स्टूडेंट. लाइसेंसिंग एग्जाम जैसे आपको अगर नेपाल में प्रैक्टिस करना है तो नेपाल मेडिकल कमीशन का लाइसेंसिंग एग्जाम होता है एज अ मेडिकल डॉक्टर. आपको फिलीपींस में करना है तो पीएलई का एग्जाम होता है. तो हर कंट्री का अपना लाइसेंसिंग एग्जाम होता है. आपको चाइना में करना है, रशिया में करना है तो उनका अपना लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जो उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है. तो इस तरह का जो इंटरप्रिटेशन आया कि भाई आपको सिर्फ उतनी क्वालिफिकेशन रखनी है कि जो लाइसेंस के लिए आपको एलिजिबल करे. दैट मीन्स अगर आपकी किसी कंट्री में लेट से एमडी कंप्लीट है, ये चाइना में आपने अपनी 5 इयर्स की ग्रेजुएशन पूरी करी है मेडिसिन की, तो आप एलिजिबल हैं. बट यहां पे सवाल ऐसा था नहीं. हम लोगों ने बोला था, पहले भी बोला था, सारे बच्चों को बोला था कि बच्चों ये क्लियरली बोल रहे हैं अ स्टूडेंट शुड बी. फिर हमने जब कोर्ट केस फाइल किया और कोर्ट केस में जब स्टूडेंट के रिप्लाई में नेशनल मेडिकल कमीशन ने बहुत ही सिंपल, एक तो नेशनल मेडिकल कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो बात वो 5 लाइन में लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, उसे कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में रहें और कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखते हुए वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर पाए. यहां पे उन्होंने जवाब दिया अ स्टूडेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द कंसर्न कंट्री. क्लियर मतलब क्या हुआ कि आपको उस कंट्री में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. अब पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. भाई आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या वहां पे मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए भेज रहे हैं? तो बच्चा मतलब आने वाले सिचुएशन में तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरीके से. मतलब आने वाले समय में अगर मैं एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको, तो ये देखिए इंडिया वाले बच्चे के लिए और अब्रॉड वाले बच्चे के लिए क्या पाथवे बनने वाला है. इंडिया वाला बच्चा 4.5 साल में अपनी एमबीबीएस करेगा, कोई उसको, जबकि अब्रॉड वाला डिपेंड करेगा मिनिमम 4.5 54 मंथ्स टू 6 इयर्स, प्लस उसे 1 साल की अब्रॉड में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, प्लस उसे वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका कोई सेंस ही नहीं है. क्यों करना पड़ेगा भाई? जब उसे वापस इंडिया ही आना है तो इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. फिर उसे नेक्स्ट का एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा. जब आप यहां एग्जिट एग्जाम ले ही रहे हो तो इसकी क्या जरूरत है यहां पे, इसकी क्या जरूरत है यहां पे. उसके बाद उसे 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी. तो जहां तो एक तरफ आप बात करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 का एग्जाम आएगा नेक्स्ट 1 के बाद. तो आप ये समझिए कि जहां आप एक तरफ बात करते हैं कि हमने जब नीट की परिकल्पना की थी कि हम इंडिया अब्रॉड किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे. जिस बच्चे का नहीं है बजट, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेट हिम डिसाइड वेयर ही वांट टू गो, लेट इट बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. यहां तो ऑटोक्रेटिक प्रोसेस बना रहे हैं. बच्चा क्या करेगा आज की डेट में? आपने तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन लगा के उससे एक क्लियर कट मैसेज दे दिया कि आप बाहर जाएंगे, तो यहां पे आप कैसे कर पाएंगे? सो आई थिंक नीट और नेक्स्ट की परिकल्पना जो थी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर थी और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है. अब सबसे पहले आते हैं इसी लाइसेंसिंग कंडीशन को इंडिया के पर्सपेक्टिव से जानने को लेकर कि अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, फॉरेन नेशनल है, और अगर वो इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो क्या वो यहां पे प्रैक्टिस कर सकता है? एनएमसी का क्या रिप्लाई है, ऑफिशियल स्टैंड, मैं आपको सिर्फ पॉइंट पे लेके चलता हूं. ये है बार टू प्रैक्टिस. पॉइंट नंबर बार टू प्रैक्टिस, ये भी लीगल पिटीशन के आंसर में उन्होंने क्लियर किया है. नो पर्सन अदर देन अ पर्सन हु इज एनरोल्ड इन द स्टेट रजिस्ट्रार एज द केस शैल बी, मतलब किस बंदे को अलाउड होगा, दैट अ फॉरेन सिटीजन हु इज एनरोल्ड इन हिज कंट्री एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रेगुलेटिंग the registration of medical practitioners in that country may be permitted temporary registration in India for such a period in such a manner as may be specified. That means अगर कोई बच्चा वहां पे डॉक्टर है अपनी होस्ट कंट्री में तब वो यहां आ सकता है एज अ फॉरेन सिटीजन. बट ये कहीं नहीं है कि एक सिटीजन जो फॉरेन नेशनल इंडिया में पढ़ने अगर आता है तो क्या वो लाइसेंस ले सकता है या बैठ सकता है. और मैं आपको बताता हूं इंडिया अलाउ ही नहीं करता है किसी फॉरेन सिटीजन को लाइसेंसिंग में बैठने के लिए. तो भाई सीधा सवाल ये है यहां पे कि जब आप अलाउ नहीं कर रहे किसी दूसरे देश के व्यक्ति को, तो आप कैसे डिक्टेट कर सकते हो दूसरे देश के व्यक्ति को कि आप हमारे हिसाब से भाई आपको करके आना? ये तो बड़ी हाइपोक्रेसी हो गई. हम लोगों ने नेपाल मेडिकल काउंसिल को एक ऑफिशियल मेल डाला. डियर सर, आई विश टू नो
If foreign national who completes his MBBS in Nepal, is it eligible to register or get a license to practice as a medical doctor in Nepal? What are the rules? What is the process? मेरे कलीग ने डाला। और सिंपल सा सवाल कि हमें अगर वहां से पढ़ाई की है तो क्या रूल्स होंगे। जवाब देखते हैं क्या आया। डियर कंसर्न, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन द लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ नेपाल मेडिकल कमीशन। फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन विद अस। ये रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में लाइसेंस होल्डर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे पढ़ रहे हैं नेपाल में और पढ़ने के बाद आप यहां का एग्जाम देना चाहें तो आप नहीं दे सकते। तो अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए नेशनल मेडिकल कमीशन जी, कि जब नेपाल मेडिकल कमीशन मना कर रही है और ये हर कंट्री के साथ एप्लीकेबल है, हर कंट्री की कंडीशंस हैं कि दे अपने लोकल सिटीजन्स को वो लोग लाइसेंसिंग ग्रांट करते हैं, या फिर कंडीशंस हैं रेसिप्रोकेशन बेस्ड कंडीशंस हैं, या फिर अगर आप जाते भी हैं लाइसेंसिंग के लिए तो कुछ कंडीशन में दे हैव टू गिव लाइसेंसिंग इन द लोकल लैंग्वेज, बी इट चाइनीज और रशियन, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। सो पॉइंट यही आता है कि यहां पे इस चीज की जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट सिर्फ आपके लिए इसलिए रेज किया गया टू शो कि जितने भी बच्चे अब्रॉड में हैं, नॉट अबाउट ओनली फिलीपींस, बीट रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बांग्लादेश, नेपाल, हर बच्चे पे ये लाइसेंसिंग की कंडीशन अप्लाई होती है, जो एक्चुअली बहुत एब्सर्ड है, विच इज चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जो पॉइंट रेज किया गया इस पॉइंट को लेकर, 4B को लेकर, द रेस्पोंडेंट हैव वेंचर्ड इनटू द इमिग्रेशन पॉलिसी अप्लाइंग फॉर लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ ग्रेजुएशन अमाउंट टू अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन वर्क वीजा। ये वर्क वीजा से रिलेटेड कंडीशन हो गया, जो ऑब्वियसली आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप यू आर गोइंग फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर अप्लाइंग अ वर्क वीजा। द respondent means NMC cannot force the foreign medical graduate to undertake immigration and apply for work visa, which will put additional financial burden on them only for the purpose of writing the text। और बहुत strong statement दिया गया, there is no application of mind, no justification of introducing regulation 4B of impunged regulations। so दोस्तों ये आप समझिए कि ये एक कंट्री की लड़ाई नहीं है, ये एप्लीकेबल हर कंट्री पे होता है, हर बच्चे पे होता है। और ये जो कोर्ट केस है जो स्टूडेंट्स ऑफ फिलीपींस ने फाइल किया है, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इसमें अगर रिलीफ मिलता है तो हर बच्चे को मिलेगा। मैं सिर्फ सारे काउंसलर से, सारे स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप इसमें जुड़िए। ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, जेन्युइनली बहुत स्ट्रेस में हैं। डेली हमारे पास फ़ोन आते हैं और पैनिक कॉल्स आते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे हैं बच्चों को, राइट, पेरेंट्स को। तो प्लीज़ इसमें जुड़िए, हम लोग एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस आवाज़ को मजबूत करिए। कोई भी रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम होता है तो एज अ कलेक्टिव थिंग लेट्स फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, बिकॉज दिस इज हाईली हिपोक्रेटिकल, दिस इज हाईली इल्यूजनरी एंड दिस इज अ प्रीमेडिटेड माइंडसेट, जिसके कारण ये पुश कर रहे हैं किसी चीज को जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। सो दोस्तों, इसी पॉइंट के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कोर्ट हमारे मैटर को सुनेगा। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स इसको रखा जा रहा है एंड डेफिनेटली इतनी बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी को, जो हमारे देश के भावी भविष्य हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ये बच्चे अपने रिस्क पे जा रहे हैं, अपना पैसा लगा के जा रहे हैं, कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जा रहे हैं। हर चीज़ फेवरेबल नहीं है। दूसरी कंट्री में जाके एडजस्ट करना, एक्लेमेटाइज करना इज नॉट दैट ईजी थिंग। उसके बाद ये इंडिया आएंगे, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। आप अपना एग्जिट एग्जाम लगा तो रहे हैं, आप क्यों उनको धक्का मार रहे हैं? भाई लेट द बेस्ट परसीव, जो भी बेस्ट है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेट द स्टूडेंट वर्क हार्ड, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑडिट मैकेनिज्म बनाइए, आप अननेसेसरी रेगुलेशन मत करिए। सो दोस्तों, प्लीज इस मैसेज को प्लीज अपने फ्रेंड से शेयर करिए और जो भी नेक्स्ट अपडेट आता है आप हमारा प्लीज़ टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए। मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। उसमें जो जो अपडेट आ रही है, बीट लीगल केस को लेकर या जहां भी इस चीज़ से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड, आपको मिलती रहेगी, सो दैट यू ऑल आर कनेक्टेड टू आवर सिंगल फाइट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप वी विल गेट द जस्टिस वेरी सून।